Hello and good morning and welcome to you all on your favorite channel श्रद्धा IAS। दोस्तों 72nd BPSC प्रीलिम्स होने में लगभग 50 से 60 दिन बाकी हैं। तो मैं सोच रहा था कि इन 50-60 दिनों के में कुछ इम्पॉर्टेंट थीम्स जो BPSC के लिहाज से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं उसको मैं करवा दूं। आज डे 1 है तो हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया है आधुनिक भारत में अकाल आयोग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, वो भी प्रीलिम्स के हिसाब से। ठीक है, तो आज हम इसे कवर करेंगे थोड़ा स्पीड में। देखो दोस्तों, आधुनिक भारत में बार बार अकाल पड़े, बार बार अकाल पड़े, विनाशकारी अकाल पड़े हैं। ठीक है, इसमें तकरीबन देखो 70 मतलब वो उस समय बंगाल में बहुत बड़ा फेमिन आया था, मतलब उसे कहा जाता था द ग्रेट बंगाल फेमिन। वहाँ से लेकर 1943 तक तकरीबन जब ब्रिटिश यहाँ से जा रहे थे, मतलब 1947 आज़ाद ही हो रहा था, तब तक जब तक मतलब वो रहे यहाँ तक, मतलब यहाँ अकाल आता ही रहा। इसके पीछे क्या कारण जिम्मेदार थी? इसके पीछे कारण जिम्मेदार थी उनकी जो शोषक आर्थिक नीतियाँ थी जो यहाँ पर आने पर उन्होंने बनाई थी, और प्रशासनिक विफलता, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, और जो भारतीय संसाधन था उनका उन्होंने बेरहमी से दोहन किया था। यही कारण उनके पीछे जिम्मेदार थी। दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट कारण जो हम ले लेते हैं जल्दी जल्दी, थोड़ा कहा कि क्यों ना मतलब आपको ऑप्शन छांटने में आसानी होगी, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन बन रहे हैं तो थोड़ा डीप जाकर भी बन रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग वन लाइनर फैक्ट ही रट लें, है ना, साथ साथ कुछ कारण भी थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में पढ़ लेते हैं तो अच्छा रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो मैं एक स्लाइड ले लेता हूँ दोस्त। ठीक है, इसमें देखते हैं कि वो क्या कारण थे। एक मिनट, अकाल के कारण। ठीक है, अकाल के कारण देखो, पहला था ना कृषि का वाणिज्यीकरण। जब यहाँ पर वे आए ना अंग्रेज, तो उन्होंने कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया। मतलब नील, कपास, है ना। हुआ क्या था ना कि वहाँ पे इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गई थी, तो उन्होंने उसके लिए कच्चे माल के लिए, मतलब उन फैक्ट्री में कच्चे माल के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ से भारत में क्या किया कि नील की, कपास की, है ना, अफीम की, इन चीज़ों की यहाँ पर खेती करवानी शुरू कर दी। तंबाकू वगैरह की, नकदी फसलें जिसे कहते थे, उनको यहाँ पर उन्होंने इसकी खेती करानी शुरू कर दी। तो क्या हुआ कि यहाँ पर ना जो लैंड, जिस लैंड पे मतलब उस पर अनाज उगाए जाते थे, अब उसके लिए भूमि थोड़ी सी, मतलब भूमि कम पड़ गई। चलो ये मतलब ठीक है, इतना में भी आदमी एडजस्ट कर लेगा। लेकिन हुआ क्या ना, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ज़्यादातर इन चीज़ों को उगाने के लिए वो बहुत ज़्यादा जोर देते थे। अनाज उगे ना उगे कोई मतलब नहीं, लेकिन नकदी फसल को उगाना ही उगाना है। तो इसके कारण क्या हुआ कि लोगों को मतलब खाद्य पदार्थों की कमी हुई, तो अकाल में तो इसका योगदान देगा ना। फिर और भी दूसरा कारण जल्दी जल्दी देख लेते हैं, है ना, लगान। जिससे यहाँ पर ना भारी राजस्व वसूला जाता था दोस्तों, भारी भू राजस्व। इसमें देखो उन्होंने क्या किया था, रैयतवाड़ी, उससे पहले उन्होंने लाया था जमींदारी, स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, और एक महलवाड़ी। ये तीनों जो उन्होंने जो किसानों के साथ जो संबंध बनाए थे, हालांकि मतलब जमींदारी में तो उन्होंने जमींदारों के साथ वो बनाया था, मतलब उनको बीच में बिचौलिया रखा था। वो किसान से जमींदार लोग लेते थे टैक्स, 1/11 भाग अपने पास रख के वो अंग्रेज़ों को देते थे। रैयतवाड़ी में किसानों से डायरेक्ट हुआ था, लेकिन यहाँ पर किसानों से बहुत अत्यधिक मात्रा में, तकरीबन 50% टैक्स वसूला जाता था रैयतवाड़ी में। और महालवाड़ी में भी, इसमें भी वही हुआ कि जो बड़े महाल का जो मतलब जो बड़े भूमिपति होते थे उसको
वही एक मतलब बिचौलिया ही थे, मतलब वो पूरे गांव से टैक्स वसूलते थे और वो सरकार को देते थे। तो इसमें भी क्या हुआ, और ऐसा नहीं है कि ये जो लगान वसूले जाते थे, अगर मान लेते हैं मतलब फसल बर्बाद हो गया या कुछ ऐसा ना, मानसून का देखो, मानसून की विफलता तो हमेशा से रही है कारण। तो मतलब किसी न किसी कारण बस अगर मान लेते हैं कि फसल अच्छा नहीं हुआ, तो भी होता था कि आपको ये देना ही पड़ेगा, राजस्व आपको देना ही होगा, और उसको बहुत ही कड़ाई पूर्वक वसूला जाता था दोस्तों। तो आपने ये बात समझ लिया। तो ये दूसरी कारण ये था राजस्व की मांग। तीसरा ये था ना कि भाई कि जो अनाज यहाँ उपज रहे थे, तो इन अनाजों का भी निर्यात हो रहा था बड़ी मात्रा में। जैसे आप अगर एग्जाम्पल लोगे ना, 1943 में जो बंगाल में जो अकाल पड़ा था ना, उसके पीछे जो कारण यही था, अनाज का निर्यात कर देना। सॉरी, अनाज का निर्यात तो हो ही रहा था, लेकिन होता क्या ना, 1943 का जो फेमिन हुआ था ना, उस समय क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था, है ना, 1942 के आसपास में। तो जो विंस्टन चर्चिल था ना, उसने क्या किया कि बंगाल के लिए अनाजों को स्टॉक, मतलब उसको ने रोक दिया, कहा कि नहीं रहने दो, बंगाल को अनाज नहीं मिलेगा। और उन जो भी अनाज जो उपज हो रहा था उसको उन्होंने क्या किया, यूरोपीय सैनिकों के लिए स्टॉक में रखवा दिया रिजर्व करके। तो इस कारण से तकरीबन पता है 40 से मतलब तकरीबन 30 से 40 लाख लोग मारे गए थे इस बंगाल अफीम में, 1943 के बंगाल अफीम सॉरी फेमिन में, अकाल में। तो ये होता था। और अनाजों का निर्यात भी बहुत बड़ी मात्रा में होता था, लोगों को यहाँ खाने को मिले या ना मिले, लेकिन बाहर अनाज जाएगा, ब्रिटेन में या जहाँ भी उनको जहाँ भी अपना व्यापार करना है, भेजना है, वहाँ निर्यात करते थे। उन्होंने और भी काम किया था दोस्तों, जैसे समझने के लिए लेते हैं, उन्होंने ये भी किया था, पारंपरिक उद्योग जो धंधा था हमारा, एक मिनट, पारंपरिक उद्योग धंधे उनको मतलब नष्ट कर दिया था। जैसे विऔद्योगीकरण के बारे में आपने सुना होगा, है ना। विऔद्योगीकरण में उन्होंने क्या किया ना कि जो यहाँ के जो बुनकर थे, जुलाहे थे, कारीगर्स थे, उनको इन्होंने क्या किया, बेकार कर दिया। होता था क्या, जैसे पहले जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी, तो यहाँ के माल, मतलब यहाँ के जो सूती वस्त्र होते थे, है ना, बढ़िया जो कपड़े होते थे, उसकी विदेशों में, मतलब खास करके ब्रिटेन का जो मैनचेस्टर होता था, वहाँ पर भरा रहता था, उनके मार्केट में पटा हुआ रहता था। तो फिर जब वहाँ औद्योगिक क्रांति हो गई, तो उन्होंने सोचा कि भाई यहाँ का सस्ता माल है, उसको भारत में जाना चाहिए। तो अगर वहाँ से मतलब भारत के लोग, मतलब भारत के कारीगर अगर बनाते रहेंगे, तो एक प्रतिस्पर्धा होगी, है ना, ब्रिटिश मालों को। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर विऔद्योगीकरण कर दिया, मतलब यहाँ पर जो जुलाहे थे, बुनकर थे, सबको उन्होंने क्या किया, मतलब रास्ते से हटा दिया। मतलब कि कोई कपास होगा या नील होगा, कुछ भी चीज़ होगा, तो वो मतलब नियम बना दिए कि अंग्रेज़ों को मिलेगा पहले, इन बुनकरों को नहीं मिलेगा। तो जब मिलेगा ही नहीं, तो वो तो बेरोज़गार हो जाएंगे ना, बुनकर ये सब। तो वो क्या करेंगे, फिर वो चले जाएंगे खेती में, चले जाएंगे जो लैंड है वहीं पर। तो लैंड पर तो ऑलरेडी पहले से बर्डन था, पहले से किसान लोग उपजा रहे थे, वही अपने आप को बढ़िया से खा पी नहीं पा रहे थे। तो फिर ये जुलाहे बुनकर ये सब भी वहीं पर चले गए, वहीं पर काम करने के लिए कोई रास्ता भी नहीं था, कोई कमाने का दूसरा स्रोत भी नहीं था। तो फिर क्या होगा, फोर्स पूर्वक ये क्या करेंगे, फिर वही कैश क्रॉप ही उपजाना पड़ेगा, है ना। और वो इनकी इनकम इतनी कम होती थी कि वो बाज़ार से वो अनाज भी नहीं खरीद पा सकते थे, है ना। तो ये भी कार्य हुआ। दूसरा ये भी था दोस्तों कि जो भी राहत कार्य स्टार्टिंग में ना, बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में जब अकाल पड़ने लग गया, उड़ीसा में पड़ा था, दिल्ली में पड़ा था, तो हल्ला हुआ कि भाई राहत कार्य स्टार्ट किया जाए। तो क्या होता है ना, राहत कार्य के प्रति भी ना असंवेदनशील थे, राहत कार्य के प्रति असंवेदनशील थे।
समझे ना। एक थ्योरी है दोस्तों, लेजिस्फेयर थ्योरी। लेजिस्फेयर थ्योरी में बोलता है ना, ये थ्योरी बोलता है कि सरकार को मतलब व्यापार में या वाणिज्य में, है ना, या अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अहस्तक्षेप की नीति इसको बोलते हैं, अहस्तक्षेप। सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जैसे मतलब आपको कीमत कंट्रोल कर दो, भाई अभी अकाल पड़ा हुआ है तो सरकार का काम है ना कि सरकार इंटरवीन करे, है ना। लेकिन ये थ्योरी ही था ना, वो बोलता था नहीं, सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो इसी कारण से ये सिफारिश मिलता था सरकार को, सरकार हस्तक्षेप नहीं करती थी कि भाई दाम कम हो जाए या मुफ्त का राशन। इवन अकाल के समय में भी इस थ्योरी को मतलब प्रमुखता से मतलब चलाया गया। तो इसके कारण क्या हुआ, लोगों को नहीं मिल पाया, और अकाल इतने हम लोगों को भोजन नहीं मिल पाया, राहत कार्य नहीं हो पाया। तो क्या हुआ, अकाल के बाद और बुरी स्थिति होती गई। अगर अकाल आ जाए फिर राहत कार्य होना चाहिए ना। तो फिर यही दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं कि हम कौन कौन से अकाल इस दौरान हुए थे। ज़्यादातर इम्पोर्टेंट वही है, ये तो ऑप्शन छाँटने के लिए इतना बता दिया गया। ठीक है दोस्त, तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो, बहुत सारे आयोग का गठन हुआ था, उसमें तो जो इम्पोर्टेंट है हम लोग उसी की चर्चा करेंगे। जैसे कैंपबेल आयोग का गठन हुआ था। एक मिनट, कैंपबेल आयोग का गठन हुआ था दोस्त। ठीक है, एक मिनट, पेन खोज रहा था। कैंपबेल आयोग 1867 में 1866-67 में कैंपबेल आयोग का गठन हुआ। इसमें ना बोला गया यार कि सरकार का दायित्व होना चाहिए, ना कि सिर्फ पहले जैसे मतलब जैसे पहले अकाल होते थे तो सरकार तो इसमें कुछ करती नहीं थी, तो स्वयंसेवी संस्था होते थे। ठीक है, स्वयंसेवी संस्था, वही लोग क्या करते थे, मतलब राहत का कार्य करते थे, लोगों को मदद करते थे, कुछ जो भी हो। तो वो तो नाकाफ़ी था, क्योंकि सरकार का दायित्व ही होगा ना, तो ना बड़े स्तर पर वो होगा। तो ये जो आयोग था कैंपबेल, इन्होंने मतलब सिफारिश किया, क्योंकि ये जांच किया था उड़ीसा आयोग का। 66-67 में उड़ीसा में अकाल आया था, तो उसी के जांच करने के लिए आयोग का गठन हुआ था। तो इसने कहा कि भाई स्वयंसेवी संस्था का ही खाली जिम्मेदारी नहीं है, सरकार भी अपनी जिम्मेदारी ले। ठीक है, लेकिन जो हुआ इसमें हुआ क्या, सरकार ने रुचि तो दिखाई, लेकिन ना जो सहायता था, सरकारी सहायता, वो बहुत कम रहा इसमें। ठीक है, फिर आगे आया स्टैची आयोग। स्टैची आयोग का क्या था, स्टैची आयोग में भी वही था, मतलब 1878 से 1880 में। इसमें आप जानते होंगे लिटन हमारा वायसराय था, है ना। तो उस समय ये गठन हुआ था, अकाल में सुधार करने के लिए गठित किया गया था। तो उसका प्रबंधन कैसे हो अकाल प्रबंधन में, तो उसमें क्या था ना, इसने भी वही सिफारिश की कि राज्य का मुख्य उत्तरदायित्व है, अकाल पीड़ितों की सहायता करना राज्य का मुख्य उत्तरदायित्व है। दूसरी उन्होंने कहा था कि हर प्रांत में अकाल आयोग बने, जैसे बंगाल, मद्रास, है ना, बॉम्बे, आगरा, है ना, तो इन सारे प्रांतों में अकाल आयोग बनाने की उन्होंने सिफारिश की थी। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लेना दोस्त। अकाल संहिता और अकाल कोष। अकाल कोष मतलब कोष जो फंड रहेगा, तो ना कंटिजेंसी फंड जिसको बोलते हैं, अकाल कोष रहेगा तो ना उस कोष से उस पर खर्च होगा। तो अकाल कोष बनाने का प्रयास किया, मतलब सिफारिश किया, और कहा एक अकाल संहिता बनाओ, कोड बनाओ। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रा नोट कर लेना दोस्त। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। स्टैची के बाद आया लॉयल आयोग। 1897 में ये हुआ था इसका गठन। ठीक है,
1896-97 में जो अकाल आया था उसको उसकी जांच के लिए। तो इसने भी वही सिफारिश किया कि स्टैची आयोग के नियम को और विस्तार करना की ज़रूरत है। सरकार ने इसकी लगभग सभी सिफारिशों को स्वीकार कर ली, सिर्फ स्वीकार ही कर रहा था। चलो अब आगे चलते हैं। एक और आयोग है मैकडॉनल्ड। तकरीबन मैकडॉनल्ड आयोग का गठन हुआ था 1900 के तकरीबन में मैकडॉनल्ड आयोग का गठन हुआ था, ठीक है ना। और इसने बताया कि मतलब इसने सिफारिश किया था ना कि भविष्य में अकाल जो नीति बनेगा उसका आधार क्या होगा, ठीक है। देखो भविष्य की अकाल नीति का आधार इसने तय किया था मैकडॉनल्ड ने, ठीक है। 1900 में कौन था, बेलेजली होगा। 1899 1900 में बेलेजली होगा, है ना, कर्जन से पहले। अकाल से निपटने के लिए सिफारिश जो इसने किया था कि ग्राम स्तर के कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। मतलब देखो भाई कहीं अकाल आ रहा था तो भाई खेती के लिए, है ना, लोगों को बीज मिलना चाहिए, किसानों को बीज मिलना चाहिए, है ना। फिर सिंचाई सुविधा होनी चाहिए, है ना, क्योंकि सिंचाई सुविधा पर भी तो अंग्रेज मतलब बहुत कम ही ध्यान दे रहे थे। तो इन चीज़ों पर मतलब कहा कि ग्राम स्तर के कार्य को प्राथमिकता दो, तभी होगा कि इसमें कमी आएगी, ठीक है। और इसी के आधार पे, है ना, भविष्य में जो अकाल सहायता नीति है ना वो बनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो तकरीबन जो इम्पोर्टेंट जो थे अकाल आयोग वो ख़त्म हो चुके हैं। अगर रिवीजन करना है तो हम यहाँ पर एक चार्ट में बना देते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले सकते हैं आप लोग, है ना। जैसे देखो कैंपबेल आयोग का गठन हुआ था 66-67 में। एक मिनट 66-67 में कैंपबेल आयोग का गठन हुआ, ठीक है। पेन चेंज कर लेता हूँ। 66-67 में क्या था, इसने सिफारिश किया सरकार का दायित्व है राहत कार्य, ठीक है। सरकारी सहायता कम मिली, रुचि कम दिखाई सरकार ने। स्ट्रैची 1878 में लिटन के समय, है ना। राज्य का मुख्य उत्तरदायित्व है हर प्रांत में अकाल आयोग होना चाहिए, अकाल कोष और अकाल संहिता, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। फिर आया लॉयल आयोग 1897 में। ये स्ट्रैची आयोग के नियमों को विस्तार करने का सिफारिश किया और लगभग सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई। मैकडॉनल्ड 1900 में इसने क्या कहा कि ग्राम स्तर के कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। मैकडॉनल्ड ने बहुत, ये तो मतलब ये प्रीवियस में पूछ चुका है, स्ट्रैची आयोग और मैकडॉनल्ड, ये सब भी मैकडॉनल्ड पूछने की संभावना है। कैंपबेल ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इसलिए तो मैंने इसे रखा है। भविष्य की अकाल संहिता नीति का आधार बना, ठीक है। बावजूद इसके इतने सारे आयोग गठन होने के बावजूद भी अब हम देखते हैं कि 1943 में बंगाल में फेमिन फिर से आया, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ कि जो विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे उन्होंने क्या किया कि खाद्यान्न को बंगाल के लिए ना रख के उसमें जो विश्व युद्ध हो रहा था तो स्टॉक में रख लिया था यूरोपीय सैनिकों के लिए, ताकि मतलब अचानक से अगर ज़रूरत पड़ जाए तो उसे मतलब युद्ध को लंबे समय तक जारी रखा जा सके। भारत पर शासन को बनाए रखना उनकी प्राथमिकता थी, इसलिए उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि कितने लोग मरते हैं या क्या होते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको याद करना है, याद करने के लिए भी मतलब आपके पास है एक मतलब ट्रिक है, C फॉर कैंपबेल। C फॉर आप कैंपबेल याद कर सकते हैं, S फॉर स्ट्रैची, L से लॉयल और M से मैकडॉनल्ड, ठीक है। CSLM कभी कभी ना कालक्रम सजाने को भी बोल देता है BPSC में। UPSC BPSC मतलब एग्ज़ाम में ना आजकल मतलब ये ट्रेंड हो चुका था। बाकी UPSC के क्वेश्चन ऐसे ही पूछते थे, तो फिर BPSC ने भी ये ट्रेंड पकड़ लिया है कि मतलब कालक्रम में सजाना है। कैंपबेल स्ट्रैची लॉयल मैकडॉनल्ड, तो आपको याद रखेंगे कि कैंपबेल हुआ था 1867 में, स्ट्रैची हुआ था 1878-1880, लॉयल हुआ 1897 में, मैकडॉनल्ड हुआ 1900 में, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद। आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। आज डे 1 था, ऐसे ही अच्छे अलग अलग अच्छे
थीम्स को कवर कराएंगे। धन्यवाद।